हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास में सभी कंपनियों के आगमन पे हम चर्चा कर चुके थे। अब जिस समय ब्रिटिश भारत में अपने पैर को पसार रहे हैं, उस समय भारत में राजनीतिक स्थिति कैसी थी, हम उस पर चर्चा करेंगे। 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी है। औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी है और उसके पश्चात जो उत्तरवर्ती मुगल शासक हैं, जो औरंगजेब के बाद के उत्तराधिकारी शासक हैं, वो लोग कमज़ोर, भीरू और कायर प्रवृत्ति के साबित हुए। एक बड़ा साम्राज्य जो बाबर ने अपने नींव से एक मजबूत नींव के आधार देने की कोशिश की थी, जिसे हुमायूं ने लड़खड़ाते हुए ही सही, लेकिन बार बार संघर्ष करने के पश्चात एक मुगल साम्राज्य का गठन किया था, उसे स्थायित्व दिया था, उसे आगे चल करके उन्हीं के आने वाले वंशज यानी औरंगजेब के बाद आने वाले उत्तराधिकारी अपने ही सामने समाप्त कर देंगे, ऐसा उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन 1707 के बाद जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, तब औरंगजेब के पुत्र आपस में युद्ध करते हुए उत्तराधिकार के लिए आगे बढ़े और वहीं पर अंत में बहादुर शाह द्वितीय अपने भाइयों को मार करके सत्ता प्राप्त करने में सफल हुए। जिस समय बहादुर शाह सत्ता प्राप्त करते हैं, इनकी उम्र होती है 63 वर्ष। 63 वर्ष के उम्र में ये बादशाह बनते हैं, लेकिन इनके सामने चुनौती कई होती है। उधर औरंगजेब की नीतियों की वजह से राजपूत नाराज थे, औरंगजेब की नीतियों की वजह से मराठा नाराज थे, और औरंगजेब के नीतियों की वजह से कुछ अन्य समुदाय ऐसे नाराज थे जो मुस्लिम वर्ग से भी थे। बहादुर शाह ने इसे साधने की कोशिश किया और राजपूत और मराठा को साधने के लिए, यानी हिंदुओं को साधने के लिए, उन्होंने जजिया को समाप्त कर दिया। यानी अकबर ने जिस जजिया को समाप्त किया था, उसे औरंगजेब ने दोबारा लगा दिया था और औरंगजेब के द्वारा लगाए गए जजिया को बहादुर शाह द्वितीय ने समाप्त कर दिया। 1711 में जोशुआ केटेलार के नेतृत्व में एक डच प्रतिनिधि मंडल इनके दरबार में आया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। सिडनी महोदय ने कहा है कि बहादुर शाह द्वितीय आखिरी ऐसा बादशाह है जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। सर सिडनी, इनका नाम याद रखिएगा, क्योंकि इन्होंने कहा है कि महान मुगल बादशाहों में बहादुर शाह द्वितीय अंतिम ऐसा मुगल बादशाह है जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। वो इसलिए नहीं कहता है कि इनके लिए इन्होंने तीर मार दिया, ये इसी पॉइंट पे कहता है क्योंकि 1711 में जो जोशुआ केटेलार के नेतृत्व में डच मंडल आता है, उसमें एक पुर्तगाली महिला आती है, जूलियाना।
वहाँ पे स्वागत करते हैं इनका और जूलियाना को बीबी व फिदवा की उपाधि भी प्राप्त कराते हैं, स्वयं देते हैं। और याद रहे, अगर मुग़ल बादशाह किसी को उपाधि देता है तो उपाधि के साथ में उपहार बहुत देता है। इन्होंने पुर्तगालियों को, डचों को साधने के लिए उनके मंडल को स्वागत करते हैं, राजपूतों को साधने के लिए जजिया समाप्त करते हैं और मराठा को साधने के लिए औरंगजेब के समय में कैद मराठा राजकुमार शंभू को मुग़ल कैद से रिहा कर दिया जाता है। 63 साल की उम्र में ये शासक बनते हैं और इन्हें शाहे बेखबर कहा जाता है। कहा जाता है 63 वर्ष के बाद जब बादशाह बनते हैं तो उस कुर्सी में इतना लिए अपने आप को सम्मिलित कर लेते हैं कि शासन करना ही भूल जाते हैं। इसीलिए इन्हें शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है। साथियों, ब्रिटिश समय में और उत्तरवर्ती मुग़ल बादशाहों में सबसे पहले आते हैं बहादुर शाह, फिर जहांदार शाह, फिर फर्रुख शेर, रफ़ी-उद-दरजात, रफ़ी-उद-दौला और मोहम्मद शाह प्रथम। इन 4 लोगों को सैयद बंधु शासक बनाते हैं। अभी बताते हैं वो क्या थे। उसके बाद आते हैं अहमद शाह, फिर आलमगीर द्वितीय, शाहजहां तृतीय, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय और शाहजहां तृतीय। शाहजहां तृतीय के समय में होता है प्लासी का युद्ध और शाह आलम द्वितीय के समय में होता है बक्सर का युद्ध। और अकबर शाह तृतीय ये भेजते हैं राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दे करके इंग्लैंड अपना पेंशन बढ़वाने के लिए। ये उन्हीं मुग़ल बादशाह के उत्तराधिकारी हैं जो अकबर थे, जो जहांगीर थे, जो शाहजहां थे, जो औरंगजेब थे, जो हुमायूं थे, जो बाबर थे। ये उनके उत्तराधिकारी हैं कि अपना पेंशन बढ़ाने के लिए अंग्रेज़ों के यहाँ अपना प्रतिनिधि भेजते हैं। ये इनको याद रखो, बहुत अच्छा काम किए हैं। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुग़ल बादशाह 1857 के विद्रोह के बाद में चले जाते हैं। साथियों, जहांदार शाह पे हम चर्चा करते हैं। जहांदार शाह ये महोदय बहादुर शाह प्रथम के मृत्यु के बाद में शासक बनते हैं और इन्हें शासक बनाते हैं अमीर जुल्फ़िकार खां। इनके सहयोग से शासक बनते हैं और इन्हीं को वजीर बना देते हैं। जहांदार शाह, इनकी जितनी तारीफ किया जाए उतने कम है, बशर्ते तारीफ नकारात्मक है। एक प्रेमिका थी लाल कुंवरी, ये वेश्या थी। ये इसी के प्रेम में पागल रहते थे। वही बादशाह अकबर के दरबार में एक से एक महिलाएं नृत्य करके चली जाया करती थीं। हुमायूं जो खून पसीने से एक साम्राज्य खड़ा करता है, उसके आने वाले वंशज पीढ़ी एक वेश्या के प्रेम में पागल हो जाते हैं। अब ये जो प्रेमिका है इनकी, ये इतना ज़्यादा प्रभावी हो जाती हैं और जहांदार साहब वाह वाह वाह, ये इतना मोहित हो जाते हैं और इतना भावुक हो जाते हैं कि अरे हम तो बादशाह हैं, हमारे होते हुए कोई प्रेमिका अकेले कैसे रह सकती है। इन्होंने अपने राजपाठ को लाल कुंवर के हाथों में सौंप दिया और हमेशा इन्हीं के पल्लू में बेचारे बंधे रहते थे, दिन हो या रात हो। एक बार इनको लगा कि जयपुर के राजा सवाई जय सिंह क्रोधित हो गए हैं हमारे ऊपर, तो उनको बुलवाते हैं। कहते हैं मने अरे आप क्रोधित हो जाएंगे, आपके पूर्वजों ने हमारे पूर्वजों का सम्मान बढ़ाया था। तो कहें तुम्हारे पूर्वज थे योग्य, तुम मूर्ख हो। तो इन्हें कहा गया लंपट मूर्ख।
और इन्होंने राजा सवाई जय सिंह को मिर्ज़ा की उपाधि दिया और कुछ उपहार दिया और रियायत भी दी। अब क्या करना था, इनको जो मिलना था मिल गया। जहांदार शाह इस लाल कुंवर के चक्कर में अपना उल्लू ऐसा सीधा किए कि इनका राज किसके पास था, किस पद पे कौन बैठा था, ये खाली लाल कुंवर समझती थी और यही चाहती थी जो पद पे बैठता था, इनका कोई मतलब नहीं था। तो इतिहासकारों ने कहा कि जहांदार के समय में उल्लू बाज के घोंसले में रहता था और कोयल का स्थान कौवे ने ले लिया था। अब जाहिर सी बात है, जहां पे पुरुषोत्तम पुरुषों की भांति, पुरुषों में श्रेष्ठ भांति बादशाह का शासन होना चाहिए, वहां पे एक नृत्य करने वाली वैश्या यानी वैश्यावृत्ति करने वाली एक औरत शासन करेगी। तो जाहिर सी बात है, यह कथन साबित होगा कि उल्लू बाज के घोंसले में और कोयल का स्थान कौवे ले ही लेंगे। ये लंपट और मूर्ख था, इसीलिए इसका भतीजा फर्रुखसियर इसकी हत्या करवा देता है और हत्या करने के बाद इसे ये स्वयं बादशाह बनता है। हत्या कैसे करवाता है? हत्या करवाता है सैयद बंधुओं के सहयोग से। सैयद बंधु ये भारतीय मुसलमान थे। अब्दुल्ला और हैदर दोनों लोग मिल करके सैयद बंधु के नाम से जाने गए। ये सैयद बंधु याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बंधु हैं। अभी ये लगातार फर्रुखसियर, रफ़ीउद्दर्जात, रफ़ीउद्दौला, मोहम्मद शाह 4 लोगों को शासक बनाएंगे, फिर मोहम्मद शाह शासक बनेंगे, सैयद बंधुओं को मार देंगे, क्योंकि ये 3 लोगों को मार चुके थे और इनको भी मारने ही वाले थे। तब तक ये खुद ही मार दिए सैयद बंधुओं को। तो इसलिए जहांदार भी हो गए। और फर्रुखसियर 1713 से 1719 शासक बनते हैं। अब देखिए, जैसे ही जहांदार शाह की मृत्यु होती है, यानी कि इस समय 3 गुट तैयार हो जाते हैं अपने अपने राजा बनाने के लिए। एक है हिंदुस्तानी गुट, हिंदुस्तानी, ईरानी और तुरानी। हिंदुस्तानी गुट, ईरानी गुट और तुरानी गुट। हिंदुस्तानी गुट सैयद बंधु मतलब हुसैन अली और अब्दुल्ला खां, ये दोनों भाई हैं। इन्हें सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है और इन्हें राजा बनाने वाला भी कहा जाता है और इन्हें इंग्लिश में किंग मेकर भी कहा जाता है। इतने नामों से इन्हें इसलिए जाना जाता है क्योंकि जो तुरानी गुट है, तुरानी गुट के जो सर्वेसर्वा हैं वो हैं चिनकिलिज खां। इन्हें निजामुल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। फर्रुखसियर के समय में ये दक्कन के सूबेदार बना दिए जाते हैं। और जो ईरानी गुट है इसके मुखिया हैं जुल्फ़िकार खां। ईरानी गुट जुल्फ़िकार खां। जुल्फ़िकार खां को फर्रुखसियर मरवा देते हैं, मतलब सैयद बंधु जुल्फ़िकार खां को मरवा देते हैं। और आगे चल के और कई लोग मारे जाएंगे, लेकिन हुसैन अली और अब्दुल्ला खां ये दोनों सर्वाधिक हावी हो जाते हैं राज पे। यानी अब ये जो कहते हैं शासक को वही करना पड़ता है। अगर शासक नहीं करता है तो ये शासक को मार देते हैं,
उसके बाद दूसरे को राजा बना देते हैं। ये दोनों भाई बहुत चालाक हैं। एक के पास हमेशा सेनापति का पद रहता है और एक के पास हमेशा वजीर का पद रहता है। ये दोनों मिल करके किसी को राजा बनाते हैं, किसी को मार देते हैं। इसी तरह का चलता रहा। फर्रुखसियर के समय में इनको जब फोड़ा हो गया था 1717 में, जॉन सरमन में इन्हीं के समय में अंग्रेज़ों का एक दल आता है। एक सर्जन होते हैं और हैमिल्टन होते हैं, सब लोग मिल करके इनके फोड़ा को ठीक कर देते हैं और ये उनको उपहार देते हैं। इनको कोई काम नहीं करना होता था, इसीलिए इनको घृणित कायर कहा गया है। जहांदार को लंपट मूर्ख कहा गया है, इनको घृणित कायर कहा गया है। और 1713 से 1720 में इनको यानी कि रफ़ीउद्दर्जात भी मार दिए जाते हैं, रफ़ीउद्दौला भी मार दिए जाते हैं और साथ ही फर्रुखसियर पहले मार दिए जाते हैं। 19 जून 1719 को फर्रुखसियर को मार दिया जाता है। उसके बाद में रफ़ीउद्दर्जात ये मात्र सबसे कम समय तक मात्र 100 दिन तक राजा रहते हैं और रफ़ीउद्दौला 104 दिन तक शासक रहते हैं। 100 दिन 104 दिन, इसके बाद ये भी मार दिए जाते हैं। अब आता है नंबर मोहम्मद शाह प्रथम का यानी रंगीला का। अब मोहम्मद शाह प्रथम यानी रंगीला को सैयद बंधु शासक बनाते हैं और इसको पता था कि हमारे से पहले 3 लोगों को ये मार चुके हैं और अगर हमको भी मार ही देंगे, इससे अच्छा है हम ही मार दें। फिर इन्होंने अपनी व्यवस्था को बनाया और मोहम्मद शाह ने आगे अपना कार्य करते हुए मोहम्मद शाह ने सैयद बंधुओं को मार दिया। मोहम्मद शाह प्रथम, देखिए मोहम्मद शाह का नाम रोशन अख्तर था। रोशन अख्तर को सैयद बंधुओं ने यानी हुसैन अली और अब्दुल्ला खां, इन दोनों लोगों ने मिल करके इन्हें शासक बनाया और इन्होंने इसके पहले फर्रुखसियर, रफ़ीउद्दर्जात, रफ़ीउद्दौला का कत्ल कर चुके थे और अब रोशन अख्तर को बकरा बनाने की कोशिश किए थे और इन्होंने मोहम्मद शाह प्रथम के नाम से शासन प्राप्त किया। यानी रोशन अख्तर मोहम्मद शाह की उपाधि धारण करके शासक बने और निजामुल मुल्क तुरानी गुट के नेता निजामुल मुल्क के सहयोग से 1722 में सैयद बंधुओं की हत्या कर दिए। यानी सैयद बंधु समाप्त हो गए। अब मोहम्मद शाह ने नज़र रखी निजामुल मुल्क पर। अब इन्हें मारना चाहते थे, लेकिन निजामुल मुल्क वजीर के पद पर थे और शासक के बाद तुरंत सबसे ताकतवर पद ये माना जाता था। निजामुल मुल्क समझ गए कि ये शासक शंकालु स्वभाव का है और ये सैयद बंधु को मार चुका है हमारे माध्यम से, अब मुझ पे शंका करके किसी और के माध्यम से हमें मरवा देगा। इसीलिए 1724 में ये दक्कन के सूबेदार भी थे, दक्कन चले जाते हैं और हैदराबाद को स्वतंत्र रूप से नींव डाल देते हैं। यानी हैदराबाद स्वतंत्र कर लेते हैं और यही मोहम्मद शाह निजामुल मुल्क को आसफ जाह की उपाधि दे करके इस स्वतंत्रता को मान्यता दे देते हैं। और इन्हीं के समय में बंगाल आज़ाद हो जाएगा मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में। बंगाल आज़ाद हो जाएगा मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में। अवध आज़ाद हो जाएगा सआदत खां के नेतृत्व में। भरतपुर और मथुरा आज़ाद हो जाएगा बदन सिंह के नेतृत्व में। और मोहम्मद शाह ने 1720 में जजिया को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया। मोहम्मद शाह को इनको अपने गतिविधि के कारण ये इतने महान थे कि ये हिजड़ों के बीच में रहना पसंद करते थे। इनको आदमी नहीं अच्छे लगते थे,
इनको औरतें भी अच्छी नहीं लगती थीं, इनको हिजड़े पसंद थे। और ये कहते थे कि भगवान का बनाया हुआ तीसरा ऐसा नमूना है जो कभी कभी जन्म लेता है, उस नमूने के साथ रहने का आनंद ही कुछ और है। इसीलिए इन्हें कहा गया रंगीला। इन्हें रंगीला के नाम से भी जाना जाता था। यानी इनका मुख्य नाम रोशन अख्तर था, उपाधि मोहम्मद शाह धारण किए, और इनको जो टाइटल मिला रंगीला का, यानी इन्हें रंगीला के नाम से जाना जाता था। इन्होंने 1720 में जजिया को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया और 1722 में तुरानी गुट के नेता निजामुल मुल्क के सहयोग से सैयद बंधुओं को मार दिया। सैयद बंधुओं को मार दिया और इन्हीं के समय में हैदराबाद, इन्हीं के समय में बंगाल, इन्हीं के समय में अवध, इन्हीं के समय में भरतपुर और मथुरा आज़ाद, इन्हीं के समय में रोहेला सरदार आज़ाद, इन्हीं के समय में बंगस सरदार आज़ाद। यानी कि मोहम्मद शाह के समय में वह मुग़ल शासन जो कभी अटक से कटक तक, लाहौर से दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिण तक शासन किया करते थे, मोहम्मद शाह रंगीला के समय में वो सब के सब स्वतंत्र हो गए। और स्वतंत्र होकर के यानी कि बंगाल मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में, अवध सादत खां के नेतृत्व में और भरतपुर बदन सिंह के नेतृत्व में, हैदराबाद निजामुल मुल्क के नेतृत्व में स्वतंत्र हो गए। मोहम्मद शाह के समय में नादिर शाह का आक्रमण होता है और नादिर शाह को आक्रमण करने के लिए अवध के नवाब सादत खां ये उकसाते हैं, ये कहते हैं कि अगर आप दिल्ली पे आक्रमण करते हैं तो आपको अपार खजाना मिलेगा, अपार खजाना आपको मिलेगा। सादत खां ने सोचा था नादिर शाह आएंगे, मोहम्मद शाह को मारेंगे, खजाना लेकर चले जाएंगे और हम बन जाएंगे दिल्ली के बादशाह, क्योंकि दिल्ली के बगल में ही अवध हमेशा रहा है और हमेशा दिल्ली के पार्ट के रूप में रहा है। लेकिन जब नादिर शाह आक्रमण करने आते हैं तो 13 फरवरी 1739 में करनाल के मैदान में मुग़ल सेना को पराजित कर देते हैं। जब 13 फरवरी को मुग़ल सेना पराजित हो जाती है तब वजीर जो है, कौन है, निजामुल मुल्क, जबकि ये हैदराबाद में अपना स्थान सुनिश्चित कर चुके हैं, नए राज्य की स्थापना कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये नादिर शाह से कहते हैं कि 50 लाख रुपया ले लो और वापस चले जाओ, अब मोहम्मद शाह को न सताओ। तो निजामुल मुल्क ये जो नादिर शाह था ये तो जानता था कि हमें सादत खां ने बताया खजाना बहुत ज़्यादा है, और जो कि युद्ध भी हुआ करनाल में 13 फरवरी को, हमारे 2-4 सैनिक मारे भी गए हैं, हम बदला तो लेंगे। और ये बदला लेने के लिए पहुंच जाता है दिल्ली 20 मार्च को, और दिल्ली में ये 2-4 सैनिकों के बदले में नरसंहार कर देता है। माना जाता है 20 लाख लोगों को मारता है, काट देता है लोगों को, और 57 दिन तक दिल्ली में रहता है। 57 दिन जब तक वो दिल्ली में रहा, मोहम्मद शाह को गद्दी पे नहीं बैठने दिया, ये डरते रहे हमेशा, और उनसे कहा कि देखो आपके यहाँ शाहजहाँ तख्ते ताउस पे बैठते थे, जो बादशाह होते थे वो तख्ते ताउस पे बैठते थे, तुम तो बादशाह हो नहीं, तुम तो कमज़ोर आदमी हो, और तुम तख्ते ताउस क्या करोगे, ये करोड़ों की प्रॉपर्टी है, इस पे तो हमें बैठने का हक है, और जो कि हम दिल्ली में बैठ नहीं सकते तो इसलिए हम अपने साथ ले जाएंगे।
और कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस नादिर शाह उठा ले गए। अब लकड़ी का कुर्सी बनवाए मोहम्मद शाह, उस पर बैठे। अब लकड़ी बनवाए कि कैसे बनवाए, तख्ते ताउस तो चला गया ना। ये तो जा रहे हैं, उधर से कुछ दिन बाद यानी कि 10 साल बाद अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह का उत्तराधिकारी, वो आक्रमण करता है। इसे दुर्रे दुरानी कहा जाता है। दुर्रे दुरानी कहा जाता है यानी मोतियों का गढ़ कहा जाता है। ये पहुंचता है कि 26 अप्रैल 1748 को मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है और अहमद शाह शासक बनते हैं। अहमद शाह शासक बनते हैं यानी अहमद शाह अब्दाली पहला आक्रमण तो मोहम्मद शाह के समय में करते हैं, लेकिन अहमद शाह जब शासक बनते हैं इनके समय में 5 बार आक्रमण करते हैं, खूब धन लूटते हैं। कहते हैं कि जितना कुछ था, नादिर शाह हर्रम में जाता है, महिलाओं का जितना धन पाता है हर तरह से लूट मचाता है। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली आते हैं और जब अहमद शाह अब्दाली आक्रमण करते हैं तो आक्रमण के बाद में इधर अहमद शाह अब्दाली का एंट्री होता है। उधर 26 अप्रैल 1748 को मोहम्मद शाह रंगीला यानी कि रोशन अख्तर को यानी मोहम्मद शाह रंगीला को यानी कि हिजड़ों के बादशाह को यानी कि मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह को मृत्यु हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। और ध्यान रहे, जब नादिर शाह को 50 लाख रुपया दे करके जाने की वापस की बात की गई तो नादिर शाह को पता था कि सादत खान ने हमसे कहा था खजाना मिलेगा। अब नादिर शाह को लगा कि जो खजाने की बात है, इन्होंने ये तो नहीं कहा ना कम ज़्यादा मिलेगा, बहुत ज़्यादा कहा और हमारे नज़र में बहुत ज़्यादा हुआ नहीं। तो सादत खान से कहा कि 20 करोड़ रुपया हमें दो, 20 करोड़ हमको पैसा दो, रुपया दो, सोने का वो भी। अब 20 करोड़ रुपया ये कहाँ से देते, कि बादशाह थोड़े थे। अब ये डर के मारे आत्महत्या कर लिए, यानी नादिर शाह के डर के मारे 20 करोड़ रुपया मांगे जाने पर न देने की स्थिति में सादत खान, अवध के संस्थापक सादत खान ने आत्महत्या कर लिया। अहमद शाह शासक बनते हैं रंगीला के बाद में और अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से 1754 के बीच में 5 बार आक्रमण किया और दिल्ली को इतना लूटा। उसके बाद अंतिम समय में एक रूहेला सरदार नजीबुद्दौला को पूरा सत्ता सौंप करके चले जाते हैं और नजीबुद्दौला को सौंप कर चले जाते हैं तो यहाँ पर फिर मराठा सरदार आते हैं और नजीबुद्दौला को मारते हैं, भगा देते हैं और फिर दिल्ली में अपना जितना भी ले पाते हैं पैसा कौड़ी लेते हैं, चले जाते हैं। बाद में यहीं पर पानीपत के तृतीय युद्ध का नर्सरी तैयार हो जाता है। अहमद शाह के समय में राजमाता उद्धम बाई का ज़्यादा हस्तक्षेप था। ये अहमद शाह की माता जी थीं। इन्होंने किबला-ए आलम की उपाधि इन्हें दिया गया था। राजमाता उद्धम बाई को किबला-ए आलम के नाम से जाना जाता था और इन्होंने शासन में काफ़ी हस्तक्षेप किया। अहमद शाह अब्दाली के समय में कहा जाता है कि हर्रम में जितनी महिलाएं थीं उनका भी जितना भी पैसा था, धन दौलत और जेवर सब कुछ लेने की कोशिश की गई थी। हर्रम में ये लोग प्रवेश कर गए थे। कहा जाता है कि अहमद शाह को अपने पदाधिकारियों को वेतन देने के लिए घर के बर्तन तक बेचने पड़े थे, बर्तन तक बेचने पड़े थे और बर्तन बेच करके ये लोगों को वेतन देते थे। ये बादशाह थे भारत के। राजमाता उद्धम बाई का ज़्यादा हस्तक्षेप था। किबला-ए आलम की उपाधि जाना जाता था और जब इनकी मृत्यु हो गई 1754 में, तब आलमगीर द्वितीय अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय की उपाधि से 1754 में शासक बनते हैं और 1759 तक राज करते हैं। इनमें केवल एक काम हुआ है, वो हुआ है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ है। प्लासी का युद्ध क्या है ये मैं बाद में बताऊंगा, जब मैं अवध के बारे में पढ़ाऊंगा, बंगाल के बारे में पढ़ाऊंगा,
तब बताऊंगा। इनके मृत्यु के बाद में अली गौहर जो है शाह आलम द्वितीय के नाम से शासक बनते हैं। अगले बादशाह शाह आलम द्वितीय बनते हैं। इनका वास्तविक नाम है अली गौहर। अली गौहर शाह आलम द्वितीय के उपाधि से बादशाह बनते हैं। इनके समय में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। इनके समय में बक्सर का युद्ध हुआ। इनके समय में इलाहाबाद की संधि हुई। ये प्रथम मुगल बादशाह हैं जो अंग्रेजों का पेंशनर बने। प्रथम मुगल बादशाह हैं जो अंग्रेजों का पेंशनर बनते हैं। 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड वेलेजली के द्वारा दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से भारत में पत्र मुद्रा चलाया गया, यानी रुपया का प्रचलन हुआ, नोट चलाया गया। यानी कि दोनों के सहस्ताक्षर से भारत में पैसा चलाया गया। और दिल्ली पर इन्हीं के समय में 1803 में अंग्रेजों का दिल्ली पर पूर्णतः अधिकार हो गया, पूर्ण अधिकार हो गया। और 1806 में इनकी मृत्यु हो गई। इतना अच्छा काम करके बेचारे 1806 में ये मृत्यु को प्राप्त कर गए। अकबर द्वितीय शासक बनते हैं। 1806 से 6 में बनते हैं और 1837 में मर जाते हैं। अकबर द्वितीय पहले ऐसे शासक हैं जो अंग्रेजों के संरक्षण में बनते हैं। अंग्रेजों के संरक्षण में बनते हैं और अंग्रेजों के संरक्षण में बादशाह बनने वाले अकबर द्वितीय पहले बादशाह हैं। आपको याद हो 1803 में शाह आलम द्वितीय के समय में अंग्रेज दिल्ली पर अधिकार कर चुके हैं। दिल्ली पर अधिकार कर चुके हैं। यानी कि इसके 3 साल बाद जब 6 में शाह आलम की मृत्यु हो जाती है तब अकबर द्वितीय बादशाह बनते हैं अंग्रेजों के संरक्षण में। याद रहे, अंग्रेजों के पहले पेंशनर बनते हैं शाह आलम द्वितीय। अंग्रेजों के पहले पेंशनर बनते हैं क्योंकि 1803 में कब्जा हो चुका होता है, तो 1803 में ही ये पहले पेंशनर अंग्रेजों के बनते हैं। 1806 में अंग्रेजों के संरक्षण में पहले बादशाह बनते हैं अकबर द्वितीय, यानी अंग्रेजी संरक्षण प्राप्त करने वाला पहला बादशाह। हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए अकबर द्वितीय ने फूलों वालों की सैर त्योहार शुरू किया। फूलों वालों की सैर त्योहार शुरू किया जिससे कि हिंदू मुस्लिम की एकता बनाई जा सके और बढ़ाई जा सके। ये बहुत शांत और बहुत व्यथित प्रवृत्ति के आदमी थे। ये सोच सोच करके व्यथित होते थे, अपने पूर्वजों के बारे में सोचते थे और फिर अपने बारे में सोचते थे, तो बहुत रोते थे ये। और ये तो और रोएंगे अभी थोड़ी देर बाद। लेकिन जब इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए फूलों वालों की सैर त्यौहार मनाना शुरू किया, उसके बाद में 1833 में राम मोहन राय एक चर्चित नाम था, इनको बुलवाते हैं
और बुलवा करके अकबर द्वितीय कहते हैं कि राजा जी कुछ कीजिए ना। तब राम मोहन कहते हैं महोदय क्या कह रहे हैं? बोले नहीं, आज से आप राजा। और तभी से इनका नाम पड़ गया राजा राम मोहन राय। यानी कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि इन्हीं अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। ये समझ गए कि महोदय को कुछ बड़ा काम हमसे करवाना है, तभी हमको राजा जी कहे हैं। बोले कि बताइए महोदय, महाराज, बादशाह, शाह आलम क्या कहना चाहते हैं? कहे कुछ नहीं, तो अंग्रेज़ों से सिफारिश कर दो जा कर के इंग्लैंड में कि जितना पैसा हमें दे रहे हैं उतने में हमारा महीने का खर्चा नहीं चल रहा है, कुछ बढ़ा दें। ऐसे जगह के जहाँ का हाकिम आता है जहांगीर के दरबार में, 400 का मनसब पाता है, 30,000 का वेतन की नौकरी पाता है, उसी के बादशाह, उन्हीं के वंशज, उन्हीं के उत्तराधिकारी बादशाह अपने एक नुमाइंदे को भेजते हैं कि जाइए अंग्रेज़ों से कहिए कि कुछ पैसा बढ़ा दें, मंथली खर्चा नहीं चल रहा है। और ये जाते भी हैं भाई, राजा ने, अब राजा को पास पाए हैं, बादशाह ने कहा है। अब ये इंग्लैंड जाते हैं, ये जाते तो हैं इनका पेंशन बढ़वाने, ये लौट के आते ही नहीं है, वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। इतनी दयनीय स्थिति। एक तरफ जब मुगल महान पढ़ते हैं तो गौरव का गाथा गाते लोग नहीं थकते हैं, एक तरफ इनको पढ़ते हैं तो गुलाम बना दिए भारत को, बेवकूफ़ कहीं के। इनके बाद में 1837 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तब बादशाह बनते हैं बहादुर शाह द्वितीय, यानी जफर। इन्हें जफर के नाम से जाना जाता है। ये अंतिम मुगल बादशाह होते हैं, अंतिम सम्राट। ये तो और दयनीय था। ये बुद्धिमान बहुत थे, ये शायरी लिखते थे। ये हमेशा कहा करते थे कि मैं हूँ जिस वंशज को वंशज ने मुझको पाला था, उस वंशज का आग हूँ, चिंगारी ना बन सका। और जब ये निष्कासित किए जाएंगे 1857 में, इन्हीं के समय में विद्रोह होता है। 1857 में विद्रोह होने के बाद हिंदू मुस्लिम दोनों एक होकर के कहते हैं बहादुर शाह से कि तुम हमारा नेतृत्व करो, और इन्हें भारत का सम्राट घोषित कर दिया जाता है। ये चाहते तो नहीं है नेतृत्व करना, क्योंकि इन्हें पता है अभी मारे जाएंगे अच्छे से, लेकिन ये भीड़ देखते हैं तो ये भी उत्साहित हो जाते हैं। ये खुद जब देखते हैं कि भीड़ ज़्यादा है तो इन्हें लगता है कि शायद अंग्रेज़ों को भगाने में हम कामयाब हो सकते हैं। ये नेतृत्व करने लगते हैं। नेतृत्व करते समय में हिंदू मुस्लिम सब एक होकर के 1857 में अंग्रेज़ों को भगाने के लिए कई अंग्रेज अधिकारियों को मार देते हैं। आप लोग जितने भी मैंने स्थिति को बताया है, चाहे प्लासी का युद्ध हो, बक्सर का युद्ध हो, पानीपत का युद्ध हो या 1857 का विद्रोह हो, ये सारे टॉपिक आगे बहुत जो है व्याख्यायित रूप से बताए जाएंगे। इसलिए यहाँ पर आप केवल इन मुग़ल बादशाहों के हायरार्की को जान लीजिए, बाकी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहादुर शाह प्रथम, उसके बाद जहांदार शाह, फिर फर्रुख सियर, फिर रफ़ी उद्दरजात, रफ़ी उद्दौला, मोहम्मद शाह, फिर शाह आलम मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह, फिर आलमगीर द्वितीय, फिर शाहजहाँ तृतीय। साथियों, शाहजहाँ तृतीय जब शाह आलम द्वितीय दिल्ली में बादशाह बने तब शाहजहाँ तृतीय ने पटना में
पटना में अपने आप को स्वतंत्र शासक बना लिया था, इसीलिए इनका नाम भी बादशाह के रूप में आता है। बाकी इनका कोई बहुत महत्व नहीं है, महत्व तो इसमें किसी का नहीं है, लेकिन फिर भी महत्व है हायरार्की में, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा। और शाह आलम द्वितीय बनते हैं, फिर अकबर शाह द्वितीय बनते हैं, और फिर बहादुर शाह द्वितीय अंतिम शासक होते हैं। तो उन्हीं पे हम चर्चा में आपको कर रहे हैं कि 1857 के विद्रोह के समय ये नेतृत्व प्राप्त करते हैं, और जब अंग्रेज़ों ने सबको दबा दिया और फिर जब इन्हें पकड़ा गया तो ये भाग गए, भाग के अपने पूर्वज हुमायूं के मकबरा में जाके छुप गए। कैसा महान शासक, भाग के छुप गया और फिर पकड़ा गया तो इसे रंगून वर्तमान म्यांमार में भेज दिया गया, जहाँ पे 1862 में इसकी मृत्यु हो जाती है। साथियों, 1862 में मृत्यु हो जाती है, उसके पहले जब ये रंगून में भेजा गया तो वहाँ पे भी ये शायरी लिखते हुए कहता है, अपने दर्द की व्यथा को कहता है कि मेरा कोई भी गम के अधर में न रहा, मैं बुझता हुआ चिराग हूँ। अपने मजार का एक गाना आपने सुना होगा, ये इन्हीं पे था कि मैं बुझा हुआ चिराग हूँ, अपने ही सुल्तान आजम का एक गज जमी भी ना मिला मुझे अपने कफन के लिए, दफन के लिए। मतलब ये इतना ज़्यादा व्यथित था वहाँ पे, इतना ज़्यादा द्रवित होता था कि मेरे कुल, मेरे महान कुल जो मेरे माध्यम से समाप्त हो रहा है। हमारे पूर्वजों ने इतना गौरव हासिल किया था, लेकिन इतना गौरव हासिल करने के बावजूद भी हमें अपने मृत्यु के पश्चात भी एक गज जमीन भी हमें हमारे वतन हिंदुस्तान में नहीं प्राप्त होगा। यानी कि वतन हिंदुस्तान के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए बहादुर शाह जफर यानी बहादुर शाह द्वितीय, जिसे जफर के नाम से जाना जाता था, जफर के नाम से इसलिए जाना जाता था क्योंकि ये जफर के नाम से कविताएं किया करते थे, जफर के नाम से ये शायरी लिखा करते थे, इसीलिए इनको मोहम्मद शाह जफर के नाम से जाना जाता था। साथियों, ये अंतिम मुगल बादशाह थे। इसके पश्चात अंग्रेज़ों ने 1862 में रंगून में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1860 के माध्यम से अंग्रेज़ों का आधिपत्य समाप्त हो जाता है और शासन सत्ता वहाँ जा कर के महारानी के कब्जे में चला जाता है, महारानी के कब्जे में चला जाता है। साथियों, ये रहे हमारे उत्तराधिकारी कह सकते हो मुग़लों के, और ये कह सकते हो कि शुरुआती दौर में ब्रिटिश समय में मुग़लों की स्थिति क्या थी। अब हम अलग अलग नवाबों को पढ़ेंगे और कैसे ब्रिटिशर्स ने अपने स्थिति को मजबूत कर लिया और किस तरह से हमें गुलामी के जंजीरों में जकड़ करके हमारा शोषण करना प्रारंभ किया। साथियों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।